अब सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन को समझते हैं, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इसको समझते हैं, ध्यान देना। जैसे ये मगध मान लेते हैं कि ये क्या है, मगध है ना, मगध को मैं एम से लिख रहा हूँ, ये मगध है। तो मगध में कितने स्टेट्स थे, 5 स्टेट्स थे। जब अशोका क्या कर रहा था, राज कर रहा था, जब अशोका राजा था तब वहाँ पर कितने स्टेट्स थे, 5 स्टेट्स थे। इन्हीं स्टेट्स को, जैसे मगध है तो मगध को कंट्री मान लो, तो मगध एक कंट्री, तो कंट्री के अंदर क्या होंगे, स्टेट्स होंगे, राज्य होंगे ना। तो वैसे ही मगध तो एक कंट्री होगी और उसके राज्य कौन से थे, 5 राज्य थे। तो राज्य को प्रांत भी बोलते हैं, ठीक है, और प्रांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोविंसेस। तो 5 प्रोविंसेस थी कहाँ पे, मगध में। और किस समय, तो जब राजा कौन था, जो अशोका राजा था, ठीक है। अशोका जब राजा था, जब अशोका का साम्राज्य था, उस समय मगध के अंदर कितनी प्रोविंसेस थी, तो आप कितनी बताओगे, 5 थी। कितनी प्रोविंसेस थी, 5, मतलब स्टेट, एक तरह से 5 स्टेट्स थे, ठीक है। तो आप फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं, इन अशोकास रेन, मतलब अशोका के साम्राज्य में 5 प्रोविंसेस, मतलब 5 क्या थे, स्टेट थे, या यूं कह सकते हैं प्रांत बोलते हैं इसको, प्रांत थे, ठीक है। तो मगध के अंदर कितने प्रांत थे, कितने प्रोविंसेस थे, तो आप बताओगे कितने थे, 5। कब की बात कर रहे हैं, तो अशोका रेन, मतलब अशोका के साम्राज्य में, ठीक है। तो वापस देख लो, इन अशोकाज रेन, अशोका के साम्राज्य में 5 प्रोविंसेस ऑफ मगध किंगडम, मगध किंगडम में 5 प्रोविंसेस थी। कब, जब अशोका का साम्राज्य था, ठीक है। हैव बीन मेंशन, ये 5 के बारे में बताया गया है। दिस, ये 5 कौन कौन सी है, तो पहली आती है उत्तरापथ, उत्तरापथ इजी नाम है, दक्षिणापथ, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्य देश, 3 तो बिल्कुल इजी है, एक उत्तर हो गया मतलब उत्तरापथ, एक समझ लो याद करने के लिए, एक दक्षिण मतलब दक्षिणापथ हो गया, और इन दोनों के बीच में तो क्या बोल सकते हैं, मध्य देश। अब ये 2 याद रख लेना, और एक है अवंती राष्ट्र और एक लास्ट आता है कलिंग। तो ये 5 प्रोविंसेस होती है मगध में, जब अशोका क्या कर रहा होता है, राज्य कर रहा होता है। इजी है काफ़ी नाम, उत्तरा, दक्षिणापथ, मध्य देश, अवंती राष्ट्र और कलिंग, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया क्या। सेकंड पॉइंट को समझते हैं। ये जो प्रोविंसेस है, जो आपने देखा मगध में जो अलग अलग प्रोविंसेस है, कितनी प्रोविंसेस है, तो आप बोलोगे 5 है। इन 5 को भी तो कोई संभालता होगा। इन 5 को जो संभालता है या उन पे जो रूल करता है, उन्हें क्या बोलते हैं, कुमार या आर्यपुत्र, मतलब जो राजा के बेटे होते हैं, राजकुमार बोलते हैं इसको। वो क्या करते हैं, इन अलग अलग मगध के जो अलग अलग प्रोविंसेस हैं या फिर प्रांत हैं, उनको कौन संभालता है, राजकुमार या कुमार संभालते हैं। उनको क्या बोलते हैं, कुमार या आर्यपुत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्यपुत्र। देखो, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रोविंशियल का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासन होता है, उसको वॉज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय रॉयल ऑफिसर। उनको कौन संभालता है, तो रॉयल ऑफिसर संभालते हैं। राजकुमार भी हो सकते हैं या फिर राजा की फैमिली से भी कोई हो सकता है, मतलब रॉयल ऑफिसर होंगे, ठीक है। वो उनको संभालते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, कुमार बोलते हैं या तो आर्यपुत्र बोलते हैं, ठीक है। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के 2 पॉइंट समझ में आ गए। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, द प्रोविंसेस। ये जो प्रोविंसेस होती है, मतलब ये जो प्रोविंसेस 5 प्रोविंसेस हैं, ये आगे और डिवाइड होती है। जैसे मान लो इसके अंदर भी और डिवाइड हो गई, जैसे कि एक सबसे पहले जो मगध था उसको मान लेते कंट्री। मगध कंट्री के अंदर क्या हो गए, 5 स्टेट्स हो गए। स्टेट मतलब क्या हो गया, प्रोविंसेस हो गई, ठीक है। और जैसे राज्य या स्टेट्स होते हैं वो वापस डिवाइड होते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, तो उसी तरह वापस किस में, जिले या डिस्ट्रिक्ट्स में। तो प्रोविंसेस भी क्या होती है, आगे वापस डिवाइड होती है, आगे वापस बढ़ जाती है। तो द प्रोविंसेस वर डिवाइड इनटू विषय। जब प्रोविंसेस आगे वापस डिवाइड होती है तो उसे क्या बोलते हैं, विषय बोलते हैं, ठीक है। और विषय को जो संभालता है उसे क्या बोलते हैं, विषयपति। विषयपति बोलते हैं जो विषय को संभालता है। सारे पॉइंट समझ में आ गए क्या, बहुत इजी पॉइंट थे, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट और है जो बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ है, तो आप वो डायरेक्ट सुन लें। एक लास्ट पॉइंट और है कि जो गोपा होता है, गोपा एक पोस्ट है
गोपा एक पोस्ट है जो क्या करता है, सबसे स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है, सबसे स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है। मतलब गोपा क्या हो गया, एक तरह से एक पोस्ट है जो क्या करता है 10 गांव जो होते हैं उनको एक साथ हैंडल करता है। 10 गांव को जो कंट्रोल करता है उसे क्या बोलते हैं, गोपा। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है 10 गांव का उसे बोलते हैं गोपा। ठीक है, याद रह जाएगा। अब थर्ड लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन को समझते हैं, जो है सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जो सिटी होती है, नगर, वहाँ का कैसा प्रशासन होता है, वहाँ किस तरह का प्रशासन होता है। वैसे तो ये लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पर इसके बाद 2 सिस्टम और हैं, एक है मिलिट्री सिस्टम और उसके बाद एक लास्ट और है जुडिशल सिस्टम। मिलिट्री मतलब सेना में किस तरह का अरेंजमेंट था, ठीक है, और जुडिशल आता है मतलब न्याय व्यवस्था कैसी थी। तो ये 2 और इसके बाद हैं, इसको पहले पढ़ते हैं, फिर वो दोनों भी छोटे छोटे से हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो फर्स्टली हम पढ़ते हैं सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, बहुत सारा दिख रहा है, मैं 1 बाय 1 पूरा समझाऊंगा आपको, बहुत इजी लगेगा, बिल्कुल सिंपल सा है, समझते हैं। सबसे पहले तो आता है अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने के अनुसार, मतलब मेगास्थनीज ने क्या बताया था सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, वही हमें पढ़ना है। और अगर आपको याद होगा मेगास्थनीज कौन था, तो मौर्य डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर जो था चंद्रगुप्त मौर्य, उसी के टाइम पे सेल्यूकस निकेटर ग्रीक रूलर ने क्या करा था, एक एम्बेसडर को भेजा था, एक एम्बेसडर को, राजदूत को भेजा था, कहाँ पर, मौर्य एम्पायर में, मौर्य साम्राज्य में एक राजदूत को भेजा था, एम्बेसडर को भेजा था। ये एम्बेसडर ग्रीक एम्बेसडर था जिसका नाम था मेगास्थनीज। ठीक है, इसी ने एक बुक लिखी है, उसी बुक के अनुसार, मतलब उसी बुक के अकॉर्डिंग हम इस यहाँ पे सारी बात करने जा रहे हैं। और अगर आपको थोड़ा मेगास्थनीज के बारे में पढ़ना है तो फर्स्ट पार्ट आप इस चैप्टर का देख लें। ठीक है, तो आगे समझते हैं। इसने क्या बताया मेगास्थनीज ने, कि जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है वो 30 मेंबर्स, मतलब 30 मेंबर की एक काउंसिल होती है। ठीक है, 30 मेंबर की एक काउंसिल होती है, मतलब एक मंडल होता है जिसमें 30 मेंबर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करते हैं, उस पूरे को संभालते हैं। 30 मेंबर्स ओनली। ठीक है, अब 30 मेंबर क्या करते हैं, 6 कमिटीज़ बनाते हैं। कितनी कमिटीज़ बनाते हैं, 6 कमेटी। ठीक है, 6 कमेटी बन गई अपने पास, 6 कमेटी है। 6 कमेटी, हर कमेटी अलग अलग काम करेगी। जैसे कोई कमेटी क्या कर रही है, इंडस्ट्री को संभाल रही है, कोई क्या कर रही है कि फॉरेन डिपार्टमेंट को संभाल रही है, जो विदेशी आते हैं उनको लुक्ड आफ्टर, मतलब उनकी देखभाल कर रही है। तो इस तरह की 6 कमेटी है। कितनी कमेटी है, 6। तो 6 कमेटी, और टोटल मेंबर कितने हमारे पास, 30 है। ठीक है, तो सभी कमेटी में कितने कितने मेंबर आ जाएंगे, 5-5 मेंबर सभी कमेटी में डिवाइड हो जाएंगे। तो टोटल मेंबर कितने थे, 30 मेंबर थे, 6 कमेटी थी, तो सभी कमेटी के अंदर कितने मेंबर डिवाइड हो जाएंगे, 5-5 मेंबर सभी कमेटी में आ जाएंगे, जितनी भी कमेटी यहाँ पे बनेगी। तो 5 मेंबर इन ईच कमिटीज। ठीक है, समझ में आ गया क्या। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज के अनुसार हम पढ़ रहे हैं, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को 30 मेंबर की एक काउंसिल होती है, एक मंडल होता है, वो इसको संभालता है। 30 मेंबर होते हैं इसमें, वो संभालते हैं। ये 30 मेंबर क्या करते हैं, 6 कमिटीज़ बनाते हैं। 6 कमिटीज़ में 30 मेंबर को अगर आप डिवाइड करोगे तो सभी कमिटीज़ के अंदर 5-5 मेंबर आ जाएंगे, और ये 5-5 मेंबर डिवाइड होके इस सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं। अब ये जो 6 कमेटी, उनके नाम क्या है, जो 6 कमिटीज़ हैं उनके नाम तो देख लो आप। फर्स्ट आता है मॉनिटरिंग इंडस्ट्री। जो फर्स्ट कमेटी है वो मॉनिटरिंग करती है, ध्यान रखती है किसका, इंडस्ट्री को संभालती है। ठीक है, सेकंड आता है लुक्ड आफ्टर फॉरेनर्स, मतलब लुक्ड आफ्टर, देखभाल करती है किसके, विदेशियों की। जो विदेशी होते हैं वो आते हैं, उनका क्या करती है, देखभाल करती है। थर्ड आता है केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ्स एंड डेथ, जो जन्म लेते हैं और जो मरते हैं उनका रिकॉर्ड्स रखती है थर्ड कमेटी जो है। और चौथी कमेटी क्या होती है, ट्रेड, मतलब जो व्यवसाय होता है उसको संभालने वाली कमेटी कौन सी है, तो 4th कमेटी है। और 5th कमेटी क्या करती है, मॉनिटर सेल्स ऑफ मैन्युफैक्चर गुड, है ना, गुड्स,
जो सामान होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग सामान जो बनता है उसको सेल करने पे ध्यान देती है, जो 5th कमेटी होती है। और लास्ट आता है 6 क्या करती है, टैक्स जो वसूलती है, वो कमेटी कौन सी होती है, तो 6। तो ये 6 कमेटी है, 6 कमेटी के नाम आपको याद हो गए होंगे, काफ़ी ईजी है। तो ये था हमारा सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, ईजी है बिल्कुल। अब 2 लास्ट सिस्टम बच रहे हैं, एक है मिलिट्री सिस्टम और दूसरा है जुडिशियल सिस्टम। तो मिलिट्री सिस्टम को समझते हैं। मिलिट्री सिस्टम में भी वैसे ही है जैसे सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में था, उसमें भी 6 कमेटी थी, इसके अंदर भी 6 कमेटी है और उसके अंदर भी 5-5 मेंबर थे सब में, इसके अंदर भी क्या है 5-5 मेंबर है। तो ये दोनों बातें तो एज इट इज़ है जैसा हमने सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पढ़ा था कि वहाँ पर भी 6 कमेटी थी और 5 मेंबर्स क्या थे, सब में थे अलग अलग, मतलब एक कमेटी के अंदर 5, दूसरे में भी 5, ऐसे सब में 5-5 मेंबर थे। ऐसे ही मिलिट्री सिस्टम के अंदर भी ये का यही सिस्टम है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है आर्मी का, जो क्या होता है बिल्कुल सेपरेट होता है। देयर वॉज ए सेपरेट मिलिट्री 2 बार लिख गया, मिलिट्री डिपार्टमेंट है ना। ये क्या होता है, ये बिल्कुल सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट होता है, अलग होता है, एडमिनिस्ट्रेशन से बिल्कुल अलग था। इसके अंदर 6 कमिटीज़ थी और सभी कमिटीज़ के अंदर 5 मेंबर थे, ठीक है। अब ये जो कमिटीज़ थी ये क्या करती थी, 5 डिपार्टमेंट को संभालती थी। अगला पॉइंट है, दीज कमिटीज़ यूज्ड टू लुक आफ्टर द 5 डिपार्टमेंट्स। ये जो कमिटीज़ थी 6 कमिटीज़, ये 6 कमिटीज़ क्या करती थी, 5 डिपार्टमेंट को संभालती थी। कितने डिपार्टमेंट को, तो 5 डिपार्टमेंट को संभालती थी। ये क्या कौन कौन से थे 5 डिपार्टमेंट, तो देखो फर्स्ट आता है इन्फेंट्री, मतलब होता है जो पैदल चलने वाले जो होते हैं, पैदल चलने वाले जो सैनिक होते हैं, जो मिलिट्री होती है उसको, उस वाले को क्या बोलते हैं अपन, इन्फेंट्री। पहला डिपार्टमेंट आता है इन्फेंट्री। और अगला डिपार्टमेंट आता है केवलरी। केवलरी मतलब होता है कि जो घोड़े पर सवार होके जो लड़ते हैं, जो सैनिक, उन्हें बोलते हैं केवलरी। और उसके बाद आता है सोल्जर्स ऑन एलिफेंट, जो हाथी पर बैठ के लड़ाई करते हैं, वो डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, सोल्जर ऑन एलिफेंट वाले डिपार्टमेंट होता है। और 4th डिपार्टमेंट आता है रथ, जो रथ पर बैठ के लड़ते हैं, वो है 4th डिपार्टमेंट है। और 5th डिपार्टमेंट है नेवल फोर्स, मतलब नेवल फोर्स लिखा, नेवल फोर्स मतलब जो नाव या पानी में जो लड़ाई करते हैं उसे क्या बोलते हैं, नेवल फोर्स। तो ये 5 डिपार्टमेंट थे, ये 5 डिपार्टमेंट है। 5 डिपार्टमेंट को कितनी कमेटी संभालती, तो 6 कमेटीज़ मिलकर इन 5 डिपार्टमेंट को संभालती है। और इन 6 कमेटीज़ के अंदर सब में कितने मेंबर्स होते हैं, तो आपको याद रखना है अलग अलग, सभी में अलग अलग कितने मेंबर होते हैं, 5-5 मेंबर सब में होते हैं। तो दोनों पॉइंट समझ में आ गए क्या आपको, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। देखो ये जो सारे आप पढ़ रहे हो, तो अगर आपको कोई डाउट आता है, कुछ भी आता है, तो एक बार आप वीडियो दोबारा देखें, फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में बोलें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है थर्ड पॉइंट आता है कि मिलिट्री वर मॉनिटर, मतलब मिलिट्री को जो संभालता है, जो देखता है, इन सब को जो देखता है, इन सब के ऊपर जो एक पोस्ट या एक आदमी होता है, उसे बोलते हैं अपन अंतपाल। क्या बोलते हैं उसको, अंतपाल। तो ये इंपॉर्टेंट है, अंतपाल क्या होता है, मिलिट्री वर मॉनिटर्ड, जो मॉनिटर करता है किसको, मिलिट्री को जो संभालता है उसे क्या बोलते हैं, अंतपाल। ये नाम याद रखें। ये था आपका मिलिट्री सिस्टम, इसमें 3 पॉइंट थे, काफ़ी इजी था। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो एक बार दोबारा देख लें आप, समझ में आपको आ जाएगा। तो अब समझते हैं लास्ट टॉपिक को, जो है जुडिशियल सिस्टम। और अब मौर्य डायनेस्टी के लास्ट टॉपिक को देखते हैं। लास्ट टॉपिक है जुडिशियल सिस्टम। जुडिशियल सिस्टम क्या होता है, न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था मतलब किस तरह से जो प्रजा होती थी, वहाँ के जो लोग, वहाँ का जो जनपद था, उनको किस तरह से न्याय मिलता था, किस तरह का ये सिस्टम था, उस बारे में देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो इसमें एक आती है जो इम्पोर्टेंट है कि ये जो जुडिशियल सिस्टम था, उसका जो हेड होता है, सुप्रीम हेड मतलब सबसे बड़ा जो हेड है, वो राजा होता है, किंग होता है। कौन होता है, राजा होता है या एम्पीरियर होता है, मतलब राजा या किंग होता है, ठीक है। सबसे बड़ा जुडिशियल सिस्टम का हेड कौन है, तो किंग है या
राजा है या एम्पियर है। मतलब इसका ये हुआ कि अगर राजा ने कोई बात कह दी या किसी को सज़ा दे दी, उसके बाद कोई और डिसीजन नहीं लिया जा सकता। जो राजा ने कह दिया वो बात फाइनल हो जाएगी। इसलिए सबसे बड़ा जो जुडिशल सिस्टम का जो हेड होता है वो कौन होता है? किंग या राजा होता है। ठीक है, सबसे बड़ा तो ये हेड हो गया। ठीक है, पर फिर भी जुडिशल सिस्टम के अंदर एक पूरा सिस्टम किया गया है। इस सिस्टम के अंदर 2 कोर्ट होते हैं। ठीक है, एक पूरी व्यवस्था की गई। इसके अंदर कितने कोर्ट होते हैं? 2 कोर्ट होते हैं। एक कोर्ट होता है धर्मस्थीय। फर्स्ट कोर्ट का नाम क्या है? धर्मस्थीय। 2 कोर्ट होते हैं। और दूसरे का नाम है, सेकंड का नाम है कंटक शोधन। क्या नाम है? कंटक शोधन। दोनों में एक डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसमें तो सिविल कोड होता है। सिविल कोड मतलब जो मामले कैसे होते हैं, थेफ्ट मतलब चोरी के, रोबरी मतलब डकैत का, लूट, इस टाइप के जो केस होते हैं, इन केसों को देखा जाता है। उस कोड को क्या बोलते हैं अपन? धर्मस्थायी, धर्मस्थीय। ठीक है, धर्मस्थीय कोड के अंदर इन मामलों को देखा जाता है और इन मामलों को साहस कहा जाता है ना, ये भी ध्यान रखना। साहस इंपॉर्टेंट है। साहस कौन से मामले होते हैं? ये रोबरी, लूट और थेफ्ट, ये चोरी के और डके, जो डाका का डालते हैं, लूटते हैं, वो सारे मामले किस में आते हैं? तो वो आते हैं सिविल कोर्ट में आते हैं। और इन मामलों को क्या कहते हैं? सारे जो ये केस होते हैं, इन केस को बोलते हैं साहस। और ये कौन से कोर्ट में देखे जाते हैं? तो धर्मस्थीय कोर्ट में देखे जाते हैं। तो फर्स्ट हमारा यही है, धर्मस्थीय कोर्ट। धर्मस्थीय यूज टू बी अ टाइप ऑफ सिविल कोर्ट। ये सिविल कोर्ट होता है, इसके अंदर इस टाइप के केस देखे जाते हैं। फर्स्ट आपको कोर्ट समझ में आ गया होगा। सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड होता है कंटक शोधन। कंटक शोधन क्या होता है? इसमें जैसे इसमें सिविल कोर्ट था, ये सिविल कोर्ट था, वैसे ये कैसा है? क्रिमिनल कोर्ट है। ये कैसा कोर्ट है? तो क्रिमिनल कोर्ट है। मतलब यहाँ पे जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके जो मामले होते हैं वो यहाँ पर वो वाले केस कौन से कोर्ट में देखे जाते हैं? तो कंटक शोधन कोर्ट के अंदर वो सारे केस देखे जाते हैं। इस कोर्ट के अंदर जो मामले देखे जाते हैं, जो केस देखे जाते हैं, वो स्टेट और पर्सन मतलब एक व्यक्ति और एक उसी के स्टेट मतलब राज्य के बीच में मामले होते हैं। मतलब सीधा यूं कह सकते हैं कि ये कहाँ हो गए? राजा के दरबार में होते हैं। और इस व्यक्ति के सामने कौन होते हैं? मंत्री। अमात्य मतलब क्या हो गए? 3 मंत्री होते हैं। और 3 प्रदेशित मतलब 3 प्रदेशित और होते हैं। तो ये 3 और ये तीनों मिलकर मतलब 6 जने यहाँ पर मिलकर क्या करते हैं? जिस व्यक्ति को मतलब क्रिमिनल माना जाता है और उसको स्टेट के बीच के मामले, ये चोरी वोरी के मामले नहीं है, ये स्टेट के बीच के मामले। इस पर्सन ने कोई ना कोई ऐसा काम किया है जिससे स्टेट के मतलब स्टेट के विरुद्ध है, उस राज्य के विरुद्ध है, उस वाले मामले को किस में देखते हैं? तो कंटक शोधन। और इसमें जज कौन करता है? मतलब मामलों को संभालता कौन है? ध्यान कौन रखता है? तो 3 प्रदेशित और 3 अमात्य, 3 मंत्री और 3 प्रदेशित मिलकर इस व्यक्ति का जो मामला है, जो केस है, उसको देखते हैं। एक बार वापस देख लो, धर्मस्थीय जो कोर्ट है वो कैसा कोर्ट है? तो सिविल कोर्ट है। जबकि कंटक शोधन जो कोर्ट है वो कैसा है? क्रिमिनल कोर्ट है। ठीक है, इसके अंदर इस तरह के जो मामले होते हैं, रोबरी, लूट और ये थी चोरी वोरी के मामले को देखा जाता है और इन मामलों को साहस कहा जाता है। जबकि इसके अंदर जो कंटक शोधन के अंदर, कंटक शोधन जो कोर्ट है, इसके अंदर क्रिमिनल कोर्ट्स है, ये मतलब क्रिमिनल कोर्ट है। और इसके अंदर जो पर्सन, जो व्यक्ति होता है, उसको स्टेट मतलब राज्य से कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है या राज्य के विरुद्ध उसने कोई ना कोई काम किया होता है। तो ये राजा और व्यक्ति के बीच सीधा मामला होता है, वो कंटक शोधन में देखा जाता है। तो समझ में आ गया होगा आपको जुडिशियल सिस्टम। और इसी के साथ हमारा मौर्य डायनेस्टी पूरा खत्म होता है। आपको सब समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।